अगर मैं आपसे पूछूं कि काजू कैसे उगाए जाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? तैयार हो जाइए। काजू वास्तव में कैश्यू एप्पल नाम के एक पेड़ पर उगते हैं और काजू खुद छिलके से घिरा हुआ होता है और बाजार में बेचे जाने से पहले इसे निकाल दिया जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है। अगर आप भी काजू के पीछे छुपा ये राज जानना चाहते हैं और साथ में और भी कई इंटरेस्टिंग जानकारियां हासिल करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस फैक्ट से भरे एपिसोड में। हम प्लेन पर पानी क्यों नहीं ले जा सकते? कल्पना कीजिए आपको फाइनल बोर्डिंग के लिए आवाज दी जाती है और तभी आपके सामने एक चौड़े सीने वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी आकर खड़ा हो जाता है। आपके थोड़ी देर तक घबराए रहने के बाद वो आपकी पानी की बोतल की तरफ इशारा करता है और आपसे कहता है कि आप प्लेन पर पानी नहीं ले जा सकते। हम सभी कभी न कभी एयरपोर्ट पर गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमें अपनी बोतल गेट पर ही फेंक देनी पड़ती है। 2006 में ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पहली बार 311 नियम लागू किया गया था और इस कानून में लिखा गया है कि आप अपने साथ प्लेन पर जाते वक्त किसी भी कंटेनर में सिर्फ 3.4 औंस ही लिक्विड ले जा सकते हैं और ये रूल सभी पैसेंजर्स पर लागू होता है। स्टीव हसीम के अनुसार, जो सीईए के कम्युनिटी ह्यूमन इंटेलिजेंस डिवीजन के पूर्व उपनिदेशक थे और इस रूल का सीधा संबंध ऑपरेशन ओवर्ट के साथ है। ये एक ब्रिटिश नागरिक अब्दुल्ला अहमद अली की साजिश को विफल करने के लिए एक सहयोगी प्रयास का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था, क्योंकि इस बंदे के कनेक्शन कुछ गलत लोगों के साथ थे। जब अली यूके से वापस आ रहे थे तब उनके बैग्स की चुपके से तलाशी ली गई। तब चेकिंग करने वालों को उनके सूटकेस में से पाउडर्ड ऑरेंज सॉफ्ट ड्रिंक और बहुत सी बैटरी मिली। आगे जांच करने के बाद पता चला कि वो और उसके साथी बॉम्ब बनाने वाली लेबोरेटरी में काम कर रहे थे और वो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स में छेद करके उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करते ताकि वो बोतल सील होने के बावजूद बम की तरह काम कर सके। इन आदमियों ने इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल 7 प्लेनों में करने के बारे में सोचा था। ये प्लेन लंदन से उड़ान भरकर नॉर्थ अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन शुक्र है उनकी गिरफ्तारी इस काम को अंजाम देने से पहले हो गई। टीएसए के हिसाब से इस तरह के लिक्विड की मात्रा को सीमित कर देने से, जिसे क्रिटिकल डायमीटर के नाम से जाना जाता है, इससे ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर सच में अपने साथ पानी आप ले जाना चाहते हैं तो उसे फ्रीज कर दें। आश्चर्य की बात यह है कि टीएसए वाले लिक्विड को बर्फ के रूप में ले जाने के लिए अलाउ कर दें। अगर आप अपने साथ बर्फ नहीं ले जाना चाहते हैं तो अपने पानी को पी लीजिए। रुक जाइए, मैं टीएसए से तो नहीं हूँ, लेकिन WFA एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, वाओ फैक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक किए बिना आगे नहीं जा सकते, समझे? और हाँ, उस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि आप हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। अगर आपने हमारे प्रोसीजर को फॉलो कर लिया है तो अब आप आगे जा सकते हैं। ओरिजिनल पीपिंग टॉम कौन था? पीपिंग टॉम उन्हें कहते हैं जिन्हें दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने में मजा आता है, वो भी उस समय जब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस शब्द में ये टॉम नाम कहाँ से आया? आइए इस बात का पता लगाने के लिए हम 11वीं सदी में चलते हैं। लेडी गोडवा नामक एक दिवंगत एंग्लो सैक्सन रईस के आसपास की एक प्रतिष्ठित लीजेंड पर एक नजर डालें। जैसा कि कहानी में बताया गया है, लेडी गोडवा की शादी लियोफ्रिक अर्ल ऑफ मर्सियर नाम के एक पागल से हुई थी जिसने नगरवासियों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए थे। जब लेडी गोडवा ने अपने पति से लोगों की ओर से कर कम करने के लिए कहने का फैसला लिया तो उन्होंने मजाक में कहा कि वो ऐसा तभी करेंगे जब वो कोवेंट्री की सड़कों पर नग्न होकर सवारी करने के लिए सहमत हो। अपनी पत्नी के पवित्र स्वभाव को जानते हुए उसने उनसे वास्तव में ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन शहरवासी लेडी गोडवा का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे और वे तुरंत ही खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने के लिए तैयार हो गए ताकि वे आराम से अपने बालों को खुला रखते हुए अपने अंतरंग क्षेत्रों को कवर करते हुए सवारी कर सकें। वैसे तो ये कहानी 1700 के दशक तक सुनने में आती थी, लेकिन इसके बाद कुछ वर्जन्स में टॉम द टेलर का नाम मेंशन किया गया। ये तो जाहिर सी बात है कि ये पीपिंग टॉम लेडी गोडवा की एक झलक पाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने शटर में एक छेद किया ताकि वो उसे देख सके, लेकिन इसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ी। कुछ लोगों का कहना था कि वो उनकी सुंदरता के कारण अंधा हो गया, वहीं दूसरों का कहना था कि इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पता नहीं ये सच है या फिर कोई कहानी, जैसा कि सभी इतिहासकार कहते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, पीपिंग टॉम किसी को भी पसंद नहीं है। एप्पल पाई असल में अमेरिका की नहीं है। आपने शायद ये अंग्रेजी कहावत तो सुनी होगी, एज अमेरिकन एज एप्पल पाई, लेकिन सच बताऊं तो ना तो एप्पल अमेरिका से है ना ही पाई।
लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों ये अमेरिका का सिंबल बन गई है। वैसे तो ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका में सबसे पहले किस वैरायटी के एप्पल आए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको कई तरह के एप्पल देखने को मिलेंगे। और तो और एप्पल के पौधों को क्रॉस पॉलिनेट करना काफी आसान है, जिससे एप्पल की नई वैरायटी पैदा करना आसान है। वहीं 1800 के दशक तक अमेरिकन फार्मर पहले से ही 14,000 प्रकार के सेब उगा रहे थे। सबसे पहली वैरायटी तो सिडेर यानी एप्पल से बनी शराब के लिए थी, जिसका मतलब ये था कि वे खाने में काफी खट्टे थे। लेकिन उसी समय जॉन चैपमैन, जिन्हें जॉनी एल्पसेट के नाम से जाना जाता था, ऐसे व्यक्ति थे जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पूरे अमेरिका में पैदल चलकर एप्पल के पेड़ उगाए थे और उन्होंने ही ये एप्पल को मशहूर बनाया था। 19वीं सदी तक अमेरिकन्स ने एसोसिएशन द्वारा इन एप्पल्स को अपना बना लिया था, लेकिन अभी भी एप्पल पाई का इन्वेंशन अमेरिका से कोसों दूरी पर था। और यहाँ तक कि एप्पल पाई की जिस रेसिपी के बारे में सबसे पहले पता चला था, वो इंग्लैंड में 1381 में लिखा गया था। हालांकि इसे अंजीर, किशमिश और पियर्स से भी बनाया जाता है, ना कि सिर्फ एप्पल से। हालांकि ये कहावत कहाँ से आई ये कहना मुश्किल है। 1924 में गेटिसबर्ग टाइम्स में एक विज्ञापन न्यू लेट्स सूट्स, जो कि एप्पल पाई के समान अमेरिकी हैं, को बढ़ावा देता है और वर्ल्ड वॉर 2 तक ये स्लोगन लोगों के बीच घर कर गया था। यहाँ तक कि अमेरिकन सिपाही जर्नलिस्ट कहा करते थे कि वो मॉम एंड एप्पल पाई के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल एप्पल पाई लोकप्रिय गलत धारणा का एक उत्कृष्ट मामला है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि वास्तव में अमेरिका की हैं ही नहीं, जिसमें हॉट डॉग्स, रोडियोज और अमेरिकन फुटबॉल भी शामिल है। क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई धारणा है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हो सकता है कि मैं इनमें से कुछ को अपने अगले वीडियो में शामिल करूं। तो चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। क्या सभी अंजीरों में मरा हुआ कीड़ा होता है? आपने अंजीर के मौसम में इस कहावत के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन सुनने में जितना अजीब लगता है उतना है नहीं। टेक्निकली अंजीर एक फल नहीं बल्कि उल्टे फूल हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फूलों को रिप्रोड्यूस करने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है और यही काम अंजीर के अंदर मौजूद कीड़े भी करते हैं। अंजीर और कीड़े के बीच के संबंध को म्यूचुअलिज्म यानी कि पारस्परिकता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोनों को ही रिप्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। हवा और मधुमक्खियां दूसरे फूलों की तरह अंजीर को पॉलिनेट नहीं कर सकते, लेकिन फीमेल वॉस्प को पता है कि उन्हें अंजीर के अंदर कैसे जाना है और अपने अंडे देने हैं। वो अंजीर में मौजूद एक छोटे से छेद, जिसे ओस्टियोल कहा जाता है, वहां से अंदर घुसती हैं और इस प्रक्रिया के दौरान वे अपने पंख भी खो देती हैं। साथ ही दबाव के कारण उनका पेट भी पिचक जाता है। लेकिन जैसे वे अंदर पहुंच जाती हैं, वे अपने साथ अंदर के फूलों के लिए पोलें यानी कि पराग लेकर आती हैं और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए वहां पर अंडे भी देती हैं। और इस प्रक्रिया के बाद उनकी मौत हो जाती है। सबसे पहले तो इसमें से मेल वॉस्प निकलता है और मादा समकक्षों के साथ संभोग करते हैं, जब वे अपने अंडों से पूरी तरह से बाहर भी नहीं आए होते हैं। इस प्रक्रिया के बाद मेल वहां पर एक टनल बनाते हैं, जिससे वे दोनों बाहर आ जाते हैं और फीमेल अपने साथ पराग भी बाहर लेकर आती है। तो अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या अंजीर के अंदर कीड़े होते हैं, तो डरिए मत। जब आप अंजीर खा रहे होते हैं तब आप कीड़े नहीं खा रहे होते। अंजीर के कारण फिकिन नाम का एक खास एंजाइम होता है, जिसके कारण कीड़े की बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ओह, मुझे तो सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या मछलियों को प्यास लगती है? इस सवाल को सुनकर आप मुझसे यही पूछ रहे हैं ना कि क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन एक बात सोचने वाली बात है, और इसका जवाब मछली किस तरह से पानी में रहती है इस पर निर्भर करता है। फ्रेश वाटर में रहने वाली मछलियों को बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती है, जैसे कि हमें लगती है। इन मछलियों के खून में पानी की तुलना में प्रचुर मात्रा में नमक होता है, इसीलिए वे पीने के लिए बस थोड़ा सा ही पानी अपने शरीर के अंदर लेती हैं, जिसके लिए वो अपनी त्वचा और गिल्स का इस्तेमाल करती हैं और बाद में ज्यादा पानी को वे अपने शरीर से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जब मछलियां नमकीन पानी में रहती हैं, ये उल्टी हो जाती हैं, क्योंकि पानी में मौजूद नमक उनके शरीर में मौजूद नमक से ज्यादा होता है और ओस्मोसिस के कारण उन पर डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है। इस बात में विडंबना जरूर है, क्योंकि मछलियां तो पानी में ही रहती हैं। पानी की मात्रा को अपने शरीर में बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, लेकिन वे ऐसा न करके नमकीन पेशाब के रूप में और अपने गिल्स में मौजूद स्पेशलाइज्ड सेल्स की मदद से एक्सेस नमक को अपने शरीर में से अलग कर देती हैं। हालांकि उन्हें फ्रेश वाटर में रहने वाली मछलियों की तुलना में ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में उन्हें इस प्रक्रिया में एक बार भी पता नहीं चलता। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है, मछलियों को प्यास तो लगती है, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलता। खरगोशों को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रेगनेंसी स्टिक के आविष्कार से पहले आपके जीवन के अगले 18 साल का निश्चय ये भोले भाले खरगोश ही क्या करते थे।
अगर आपने किसी को इंग्लिश मूवीज या टीवी शो में ये कहते हुए सुना है कि खरगोश की मौत हो गई प्रेगनेंसी अनाउंस करते वक्त, तो आइए आज मैं आपको इसके पीछे छुपा हुआ कारण बताता हूँ। इसी बात की उत्पत्ति का पता 1920 के दशक में लगा था कि एक महिला के प्रेग्नेंट होते ही उसके शरीर के अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या HCG नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है। 7 साल बाद मेडिकल रिसर्चर्स को ये पता चला कि अगर फीमेल खरगोशों में इस यूरिन को इंजेक्ट कर दिया जाए तो कुछ ही दिन में आप उनके ओवरी में भी बदलाव देखेंगे। और कुछ इसी तरह से रैबिट टेस्ट का जन्म हुआ और इस गलत धारणा का भी कि खरगोश की मृत्यु का मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं। हालांकि सच यही है, खरगोशों की सचमुच मौत हो जाती थी और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उन खरगोशों की ओवरी में हो रहे बदलावों को देखने के लिए अक्सर उनका ऑपरेशन किया जाता था और इस प्रक्रिया के दौरान उनकी मौत हो जाती थी। मॉडर्न प्रेगनेंसी टेस्ट आज भी HCG की मात्रा को मापने पर आधारित हैं, लेकिन शुक्र है कि वे अब इसे डायरेक्टली करते हैं। अब उन्हें किसी खरगोश को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। शादी में बेस्ट मैन का काम दुल्हन को किडनैप करना था। सालों पहले बेस्ट मैन का काम अच्छी पार्टियां देना, अंगूठियां पकड़ना या फिर अच्छी स्पीच देना नहीं था, लेकिन उसका काम दूल्हे के बैकअप के रूप में काम करने का था। अगर कभी दुल्हन के माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो उसे किडनैप करना। इनफैक्ट बेस्ट का मतलब ये नहीं था कि वो दूल्हे का कोई बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट का मतलब उसकी तलवार चलाने की कला से हुआ करता था, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी तलवार चलाने में निपुण होना चाहिए। ये ट्रेडिशन उस समय से चला आ रहा है जब पुरुषों से उम्मीद की जाती थी कि वे समुदाय के अंदर से ही दुल्हन का चयन करें। अगर कभी लोकल महिलाओं की सप्लाई में कमी हुई तो कुंवारे लड़कों के पास बाहर जाकर दूसरे समुदाय से दुल्हन को किडनैप करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता था। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि आज भी दुल्हन दूल्हे के बाईं तरफ क्यों खड़ी रहती है। वो इसलिए क्योंकि दूल्हे को अपना डोमिनेंट राइट हैंड डिफेंस के लिए खाली रखना पड़ता था। और कुछ इसी तरह से बेस्टमैन की भी ओरिजिनल ड्यूटीज थोड़ी भयावह थी। बेस्टमैन शादी के दरमियान दूल्हे के बगल में तब तक खड़ा रहता था जब तक कि शादी नहीं हो जाती थी। मतलब वो एक एक्स्ट्रा बैकअप के तौर पर काम करता था। इनफैक्ट शादी के बाद भी वो उस नवविवाहित जोड़े के कमरे के बाहर खड़ा रहता था ताकि वो उन्हें किसी भी तरह के अटैक से बचा सके, या फिर वो भागती दुल्हन को पकड़ने के काम में भी आता था। पता नहीं अचानक ही मुझे कुछ भी रोमांटिक नहीं लग रहा यार। अगर आप हिलते नहीं हैं तो टी-रेक्स आपको देख नहीं सकता। अगर आपने जुरासिक पार्क देखी होगी तो आपको वो सीन याद होगा जहां एक जायंट टी-रेक्स तूफान के दरमियान एक जीप पर अटैक कर रहा है और तभी जीवाश्म विज्ञानी डॉक्टर एलन ग्रांट चिल्लाते हैं, हिलना मत। अगर आप हिलेंगे नहीं तो आपको देख नहीं सकता। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का सच बताते हुए हो रहा है कि ये बात गलत है। इनफैक्ट ये खतरनाक शिकारी हमें आसानी से देख सकता है, चाहे हम हिलें या नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ भी है जो इस बात को साबित करता है कि टी-रेक्स की आंखें बाज और चील से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। 1993 में इस मूवी के रिलीज होने के बाद ओरेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केंट स्टीवंस ने यह तय किया कि वो इस बात की तह तक जाएंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट डायनोमोर्फ की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य टी-रेक्स सहित कई विलुप्त जानवरों के मूर्त डिजिटल विजुअलाइजेशन का पता लगाना था। नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख पेलियो आर्टिस्ट गारफील्ड मिनोट ने स्टीवंस को टी-रेक्स का एक हेड स्कल्पचर दिया जिस पर वो काम कर रहे थे। इस मॉडल एक लेजर पॉइंटर, ग्लास प्लेट और एक्सीडर्मिक ग्लास आईबॉल्स का इस्तेमाल करके स्टीवंस ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि वे इस जानवर की विजुअल फील्ड, डेप्थ परसेप्शन और बाइनोकुलर रेंज का पता लगा सकें। जिन लोगों को बाइनोकुलर रेंज के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये मूल रूप से वो एरिया है जिसे एक ही समय में दोनों आंखों से देखा जा सकता है। उनके एक्सपेरिमेंट के अंत में स्टीवंस ने निष्कर्ष निकाला कि टी-रेक्स की बाइनोकुलर रेंज 55 डिग्री थी, जो एक बात से भी अधिक चौड़ी है। उनकी खोज के हिसाब से हम इंसानों की तुलना में टी-रेक्स की विजुअल क्लैरिटी हमसे 13 गुना ज्यादा अच्छी थी। इस बात की तुलना हम चील की आंखों से करते हैं। चील हम इंसानों से 3.6 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। इसीलिए एक जगह पर खड़े रहकर आप टी-रेक्स के अटैक से नहीं बच सकते। हालांकि कभी कभार ये डिबेट सुनने में आती है कि वो कितनी तेजी से भाग सकते हैं। तो कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वो 17 से 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। इसीलिए अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी में बैठकर भाग लें। पन डिसऑर्डर। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो कभी भी किसी भी बात पर जोक मार सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वे विट्जेलसुच नामक एक दुर्बलपन विकार से पीड़ित हैं तो क्या? 1929 में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट ओटफ्रेड फॉस्टर को इस पैथोलॉजिकल जोकिंग के केस के बारे में पता चला। फॉस्टर एक मेल पेशेंट पर ट्यूमर निकालने के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। उनके एक्सपेरिमेंट के अंत में दोनों आंखों से देखा जा सकता था।
उस समय इंसानों को सचेत रखकर ऑपरेशन करना एक आम बात थी। तभी जैसे ही फॉस्टर ने ट्यूमर के ग्रोथ में छेड़छाड़ शुरू की तो उनके पेशेंट को एक वाक़या याद आ गया। उसी साल साइकेट्रिस्ट अब्राहम ब्रिल ने भी कुछ पेशेंट्स के बारे में बताया जो किसी भी चीज़ पर जोक मार सकते थे, चाहे वो ऑपरेटिंग टेबल पर हो या ना हो, और तभी से कई केसेस के बारे में पता चलने लगा। लेकिन इसमें भी सबसे अजीब बात यह है कि इन जोक मारने वालों को दूसरे के जोक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगते थे, लेकिन वे खुद को बहुत हिलेरियस समझते हैं। विट्जेल-सुच से पीड़ित लोगों के बारे में पता चला है कि उनका ब्रेन पहले कभी डैमेज हुआ करता था, जिसका कारण स्ट्रोक या फिर ब्रेन हैमरेज होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की सिचुएशन के लिए हमारे दिमाग का आगे का भाग जवाबदेह होता है, क्योंकि यही भाग है जो हमें किसी भी तरह के जोक्स को समझने में मदद करता है। लेकिन जो लोग विट्जेल-सुच से पीड़ित होते हैं वे अपनी क्षमता को खो देते हैं, क्योंकि उनमें सिग्नल सही तरीके से पास नहीं होते। इसका मतलब ये है कि उन्हें दूसरों के जोक्स बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं लगते, लेकिन गलत सिग्नल्स के कारण उन्हें ना हंसने वाली अपनी खुद की भी बातों पर हंसी आ जाती है। मुझे लगता है मैं भी अपना टेस्ट करवा ही लेता हूँ। काजू को उनके शेल्स के साथ क्यों नहीं बेचा जाता? जैसा कि हम सभी जानते हैं, काजू पेड़ पर एक फ्रूट के अंदर उगते हैं, लेकिन इन्हें निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो काजू का फल वास्तविकता में फल नहीं बल्कि पेड़ का सूजा हुआ तना होता है, जो काजू के ठीक ऊपर होता है। ये नट नहीं बल्कि एक बीज है जो इस फ्रूट के अंदर होता है, और ये एप्पल के बिल्कुल निचले हिस्से पर उगता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही इस भाग को हटाया जाता है, इसके अंदर अभी भी एक हार्ड शेल होता है जो हमें खाने वाले काजू से एक कदम और दूर रखता है। आज से पहले आपको इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि आप तक काजू के पहुंचने से पहले इन सभी भागों को अलग कर दिया जाता था। लेकिन पिस्ता की तरह इन्हें इनके शेल्स में क्यों नहीं बेचा जाता? इन्हें शेल्स में सिर्फ आपका काम आसान करने के लिए नहीं निकाला जाता, बल्कि वास्तव में काजू के पेड़ का संबंध पॉइजन आइवी और पॉइजन सुमेक से रहता है। इस पौधे में उरुशियोल नामक एक शक्तिशाली ऑयली केमिकल इरिटेंट होता है। इसके कारण जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उन्हें खुजली का अनुभव होता है, और ये जहरीला फ्लूइड सिर्फ इन पेड़ों के पत्ते में ही नहीं होता है बल्कि इनके शेल्स में भी होता है। जैसे इन फलों के पेड़ से कटाई की जाती है, इसके बाद इन्हें सीधा हाई टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है ताकि शेल में मौजूद इस तेल को नष्ट किया जा सके, और इसी समय ये नट्स अपना रंग ग्रीनिश ग्रे से गोल्डन ब्राउन में बदल देते हैं, और हम इसी रंग को जानते हैं और हमें ये इसी रंग में पसंद भी है। सच कहूं तो अगर काजू को उनके शेल्स के साथ बेचा जाता तो इसका रिस्क बहुत ज्यादा था कि लोग इस टॉक्सिक केमिकल को बड़ी मात्रा में निकल जाते, जो इंसानों के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। बिल्लियां आपको देखकर अपनी पीठ पर क्यों लेट जाती हैं? पूरे इतिहास में बिल्लियों को एक रहस्यमय प्राणी बताया गया है, और वे आज भी हमें शॉक कर देती हैं। और उनके स्वभाव में से एक है कि वो जब भी आपको देखती हैं वे अपनी पीठ पर लेट जाती हैं। बिल्लियां हमेशा ही अपनी बॉडी के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये सिग्नल्स उनके मालिकों के समझने के लिए मुश्किल हो सकते हैं। ज्यादातर जब भी वो अपनी पीठ पर लेटी हुई होती हैं तो इसका मतलब ये है कि वे आपके साथ कंफर्टेबल और खुश हैं। जब एक बिल्ली अपना पेट दिखाती है तो वो खुद को एक वल्नरेबल पोजीशन में छोड़ देती है। इसका मतलब ये होता है कि वे आपके साथ कंफर्टेबल हैं। लेकिन बिल्लियों के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर उनके कान ऊपर हैं और वो आगे की तरफ देख रही हैं तो इसका मतलब है वो आपके साथ खेलना चाहती हैं। वो आपको ये जताना चाहती हैं कि वो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो क्यों ना आप उनका पसंदीदा खिलौना लेकर उनके साथ थोड़ी देर खेल लें। लेकिन कभी कभी आपकी बिल्लियों का उनकी पीठ पर लेटे रहने के पीछे गहरा रहस्य हो सकता है। इनफैक्ट कुछ लोगों का कहना है कि ये आक्रामकता का भी एक संकेत है। हो सकता है ये उनका आक्रामकता दिखाने का भी एक संकेत हो, या फिर हो सकता है वो आपको अपने चारों नाखूनों से अटैक कर दें। अगर उनके कान उनके माथे के पीछे की तरफ हैं तो हो सकता है कि वो आपसे नाराज हों और आप पर अटैक भी कर दें। इसीलिए एक बार उनकी आंखों को जरूर देखें। यदि उनकी पुतलियां फैली हुई हैं तो ये स्पष्ट संकेत हो सकता है कि वे उत्तेजित महसूस कर रही हैं। इसीलिए कभी भी उनके पेट को हाथ लगाने से पहले इन साइंस को आप अच्छे से चेक कर लें। कीड़े मोटे क्यों नहीं होते? तो अब मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल लाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने आखिरी बार कब एक मोटा कीड़ा देखा था? और मोटे होने से मेरा मतलब सिर्फ एक कैटरपिलर नहीं है। आपसे उस मोटी चींटी और तितली के बारे में मैं पूछ रहा हूँ जो अपने वजन के कारण खुद को जमीन से हिला भी नहीं पाती। आपको मोटे इंसान तो दिख सकते हैं, लेकिन इनके चांसेस बहुत ही कम है कि आपको मोटे कीड़े भी दिखाई दें। बिल्कुल इंसानों की तरह कीड़ों को भी ज्यादा खाना खिलाया जा सकता है, लेकिन मोटा होना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मेल्स अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वे अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में सुस्त होते हैं, और तो और उन्हें अपना साथी खोजने में भी परेशानी होती है।
और वे ज्यादा दिन जी भी नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मोटे कीड़े आसानी से देखने को मिल जाएं। हालांकि कीड़े फैट्स को स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी मोटे दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी बाहरी लेयर, जिस एक्सोस्केलेटन के नाम से जानी जाती है, वो सख्त होती है और ये हम इंसानों की स्किन की तरह स्ट्रेच भी नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि कीड़े बड़े होने के साथ साथ अपनी स्किन को छोड़ देते हैं, इसीलिए फैट इसके अंदर ही बनता रहता है और उल्टा कीड़ों पर ही प्रेशर देता है। इसे समझाने के लिए मैं आपको विक्टोरियन महिलाओं का उदाहरण देता हूं जो कि कॉर्सेट पहनती हैं। हालांकि कुछ कीड़े मोटे दिख सकते हैं, जैसा कि एक मोटा कैटरपिलर, लेकिन उनके इस स्पॉन्जी स्किन के पीछे का राज ये है कि वे इसमें न्यूट्रिएंट्स स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि उससे यही न्यूट्रिएंट्स मेटामॉर्फोसिस के दौरान बटरफ्लाई में तब्दील होने में मदद करते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं अपने लिए ये एक्सोस्केलेटन कहां से पा सकता हूं? ल्यूकवार्म में ल्यूक कौन है? ल्यूकवार्म शब्द का इस्तेमाल हम आमतौर पर किसी भी चीज के तापमान को बताने के लिए करते हैं, लेकिन इसके बदले हम जॉन वार्म या शेरोन वार्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और स्पेसिफिक होने के लिए मैं आपको बता दूं कि ल्यूकवार्म का मतलब वो टेम्परेचर होता है जो ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ठंडा, ये बीच का टेम्परेचर होता है। लेकिन इसे दूसरे सिचुएशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ कोई मजाक करते हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 लोग ही उस पर हंसते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनका रिएक्शन ल्यूकवार्म था। लेकिन ये ल्यूक क्या है और कौन है, और आखिर ये शब्द आया कहां से? ल्यूक शब्द वास्तव में मिडिल इंग्लिश ल्यूक, जो कि डच शब्द ल्यूक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टेपिड या फिर कमजोर। वैसे तो टेपिड का मतलब थोड़ा गर्म होता है, तो फिर वार्म शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? लंबे समय तक ल्यूक एक स्टैंडर्ड शब्द था जिसका मतलब गर्म हुआ करता था, लेकिन ल्यूकवार्म शब्द 14वीं शताब्दी के आसपास आया ताकि उन चीजों को डिस्क्राइब किया जा सके जो थोड़ी बहुत गर्म होती हैं, और अगली 2 शताब्दियों में इसका मतलब उत्साह की कमी भी होने लगा। वैसे ये बात साफ नहीं है कि सबसे पहले ल्यूक शब्द का इस्तेमाल कब किया गया होगा, लेकिन ये शब्द तब ज्यादा पॉपुलर हो गया जब द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक नामक एक बुक 70 to 19 AD के बीच पब्लिश हुई। क्या अभी भी किसी को शेरोन वार्म नाम पसंद है, या ये सिर्फ मैं ही हूँ? आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हमारे सीरीज के और भी वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।